चलिए, सो नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी। ओके, और इसका जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इन द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इट इज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, इट इज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। इज इट विजिबल टू यू नाउ? तो Yes, sir. अब हम लोगों ने क्या देखा दैट एक्चुअली सिस्टमैटिक्स का जरूरत क्यों पड़ा? बिकॉज वी हैव डाइवर्स कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजम्स, है कि नहीं? डाइवर्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए अब उनको कैसे हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखें तो कि उनके बारे में पढ़ना याद रखना आसान होगा। सो दैट साइंस वाज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। नाउ तो इसीलिए जब हम लोग टैक्सोनॉमी करते हैं तो क्या क्या देखते हैं? एनाटॉमिकल डिटेल्स, histological details, embryological details, physiological details, cytological details, okay, cytochemical details, genetical details, okay, geographical details, fine, एंड आपका जो इकोलॉजिकल डिटेल्स, पैलियंटोलॉजी मतलब फॉसिल डिटेल्स, एंड अल्टीमेटली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, सो द टर्म सिस्टमैटिक्स ये कहाँ से जन्म हुआ? फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। तो सिस्टेमा एज अप्लाइड टू सिस्टम्स, ठीक है, ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय अर्ली नेचुरलिस्ट्स। मेनली हमने क्रेडिट किसको दिया? कैरोलस लिनेयस। तो वी हैव गिवन द क्रेडिट टू कैरोलस लिनेयस, जिन्होंने इसको जिक्र किया था इन हिज फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक कॉल्ड क्या? सिस्टमा नेचुरे। तो उनका बुक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरे। ओके, उसके बाद सिम्पसन ने क्या कहा? दैट सिस्टमैटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी। ओके, तो सिस्टमैटिक्स is the scientific study of kinds and diversity of organisms and of any or all relationships among them. ठीक है, so this is the case. Clear? Now it includes, तो सिस्टमैटिक में क्या क्या आएगा आपका? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये हम सब ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं, तो इसीलिए इसको बस हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसीलिए पहले आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम लोग गाय का आत्मकथा पढ़े थे, तो पहले हमने देखा कि सारे फीचर्स को एनालाइज किया, अपने डाटा बैंक को चेक किया, फिर कंक्लूड किया कि ये काव है। फिर उसको हमने प्रॉपरली क्लासिफाई किया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, एंड अल्टीमेटली उसे एक नाम दिया। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द काव? बॉस इंडिकस। ओके, जो इंडियन काव है उसको हम लोग बॉस इंडिकस बोलते हैं। ओके, and all other aspects of dealing with different kinds of organisms and data accumulated about them is also included in systematics. Now, origin and development, कैसे शुरू हुआ ये concept of systematics? ठीक है, so the concept of systematics began. Okay, so इसीलिए इन इंडियन कल्चर या हिंदू जो बुक्स हैं लाइक वेद एंड उपनिषद्स, तो उसमें इसका डिटेल मेंशन्ड है। द क्लू फॉर द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन comes from Vedas and Upanishads. Okay, in these books, several technical terms are used in the description of plant parts, etc. Charaka, who is Charaka? बोलिए, father of Ayurveda. And who is Sushruta? Father of Father of Indian Indian. surgery. ठीक है, तो इसलिए सर्जरी के फादर है सुश्रुता एंड आयुर्वेदिक के फादर है चरक। So two eminent scholars contributed a lot to out knowledge of diversity, okay, lot to the knowledge of diversity and utility of organisms. One of the remotest works dealing with plant life in systematic manner was Vrikshayurveda.
तो ये जो बुक है वृक्ष आयुर्वेद, इसमें काफी सिस्टमेटिकली रखा गया है, compiled by Parasara. Okay, even before the Christian era. Actually, our science is very advanced, but problem क्या है कि हम लोगों ने उसका रिटर्न डाटा रखा नहीं. अंडरस्टूड. इवन आज ही एक फेसबुक में मैं देख रहा था, एक कमेंट आया एक डॉक्टर का, दैट आवर साइंस इज मोर एडवांस्ड. क्यों? क्योंकि हमारे साइंस में क्या है, हर घर में हम लोग शंख फूंकते हैं, है कि नहीं? तो एवरी कायदा से हर हिंदू हाउस होल्ड में पूजा के समय शंख फूंकना चाहिए. उससे आपका भगवान को तो जो होता ही होता है, बट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन. तो आजकल जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको भी ऐसे शंख फूंकाया जा रहा है इन द हॉस्पिटल. कौन सा शंख? स्पाइरोमीटर. ओके, याद है सैम व्हाट इज स्पाइरोमेट्री, जिससे हमने मेजरमेंट किया था? ओके, so that is called the spirometer. अंडरस्टैंड? तो ये जो स्पाइरोमीटर है वो भी शंख का एक रेप्लिका है. चलिए, फाइन. Several early Greek scholars, actually Greeks are very clever, they have written history, इसीलिए उनका नाम हम लोग लेते हैं, बट इंडियंस लोग को कोई इज्जत नहीं देता. तो हिपोक्रेट्स, फिर डेमोक्रिटस, okay, made observation on animals, but their classification was not useful. Later on, Aristotle, actually we will read a beautiful account on Aristotle tomorrow. आज हम लोग इसको खत्म करेंगे तो कल एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे. तो actually whatever Aristotle told in those days in BC are absolutely correct now even. So imagine the greatness of that person. ओके, सो उन्होंने क्या कहा? एनिमल्स में बी कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वे ऑफ लिविंग, देयर एक्शन, देयर हैबिट एंड बॉडी पार्ट्स. तो देख लो, द वे ऑफ लिविंग इकोलॉजी हो गया, एक्शन फिजियोलॉजी हो गया, हैबिट्स हैबिटेट फिजियोलॉजी हो गया, बॉडी पार्ट्स मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हो गया. आ गया मजा? चलिए, उसके बाद थियोफ्रास्टस. तो थियोफ्रास्टस इज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ बॉटनी, a student of Plato and then of Aristotle. So Aristotle and Plato दोनों के स्टूडेंट थे. Theophrastus is known as the father of botany. So classified the plants on the basis, okay, on the basis under shrubs and herbs. Classified plants into लिख देंगे, into shrubs and herbs. ठीक है, तो shrubs and herbs. ठीक है, तो shrubs क्या होते हैं? The smaller plants, shrubs होते हैं, but herbs जो है उसमें soft stem होता है, shrubs में जो है थोड़ा hard stem होता है. His classification was strictly artificial and his book, okay, कौन? Historia Plantarum. Okay, Historia Plantarum में उन्होंने सारा जिक्र किया था. He classified around 480 plants. देख रहा? तो he classified around 480 plants. Gaspard Bohin, okay, तो इन्होंने क्या किया? He classified plants on the basis of texture and form. ठीक है, तो उसको texture and form के आधार पे क्लासिफाई किया. He was the first to find out the binomial nomenclature. समझ रहे हो? इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले शुरू कर दिया था, बट लिखा पढ़ी नहीं किया, इसलिए लिनेस क्रेडिट ले गए. ओके, चलिए, इन हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटारम, ये 3 वॉल्यूम ऑफ बुक्स है, which was written in between 1668 and 74. John Ray. Okay, so John Ray is a very famous taxonomist. Described accurately and in meticulous detail 18,000 plants. समझ रहे हो? तो 18,000 प्लांट्स को बड़ा मेटिकुलसली इन्होंने क्या किया? क्लासिफाई किया. Understood? He was the first person who recognized the difference between genus and
species. ठीक है? And through valuation of both similarities and dissimilarities, animals arrived at a more natural classification than all his predecessors. उसके पहले जो भी लोगों ने एनिमल्स के बारे में बोला था उससे ज्यादा सही इन लोगों ने बोला. After John Ray, the most remarkable man to study taxonomy was Carolus Linnaeus. And as we had discussed, that his name was not Carolus Linnaeus. Okay? So, who is often referred to as the father of taxonomy. Okay? He published his scheme of classification in his book, क्या? Systema Naturae. तो ये बुक्स का नाम आ जाता है कभी कभी एग्जाम में. The 10th edition of his book, published in 1758, marked the beginning of the consistent application of what is known as binomial nomenclature. तो इसलिए ये याद रखेंगे कि उनका 10th edition में binomial nomenclature का details आया था. So this system was introduced, which introduced the principles of naming an organism by two words, was first proposed by Linnaeus and is almost followed in all cases today. This work of Linnaeus became the foundation of systematics. He also laid down the clear delimitation for species. मतलब किसको species कहना चाहिए उसका category details इन्होंने दिया. Ernst Haeckel, तो हेकल ने क्या किया था? Introduced the method of representing phylogeny. Actually before this हम लोग इसको क्या कहते हैं? The artificial taxonomy. And अभी जो recent taxonomy को हम लोग phylogenetic taxonomy बोलते हैं. मतलब हम लोग evolution में उसका presence को value ज्यादा देते हैं. Okay. So introduce the method of representing phylogeny. What is phylogeny? Evolutionary history. Okay, by means of trees of branching systems. तो एक्चुअली आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको क्लैडोजेनेसिस बोला जाता है. ओके, उस समय नहीं बोला जाता था. उसके बाद आ जाएंगे सर जूलियन हक्सले. तो व्हाट हक्सले विल डू? He introduced the term new systematics, okay, which incorporates the result of recent studies in various branches of life science, which modified some of the older ideas of classical systematics. Actually क्या है, पहले जो है हम लोग सिर्फ देखकर नॉमेनक्लेचर करते थे, तो इसीलिए जेब्रा को हम लोगों ने क्या सोचा था कि वो एक ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स है. समझ आया? डोंकी को हमने क्या सोचा था कि एक स्मॉल हॉर्स है. ओके, बट एक्चुअली बाद में पता चला कि दोनों ही हॉर्स नहीं है. अंडरस्टूड? चलिए, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द नीड ऑफ टैक्सोनॉमी? ओके, तो टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों है? सो नो साइंटिफिक इकोलॉजिकल सर्वे कैन बी कैरिड आउट विदाउट मोस्ट painstaking identification of all the species of ecological significance. सपोज आपको कुछ भी कहना है नेचर में, इकोलॉजी के बारे में कहना है, इवोल्यूशन के बारे में कहना है, फिजियोलॉजी के बारे में कहना है, व्हाटएवर यू नीड टू से, आपको टैक्सोनॉमी का आइडिया होना जरूरी है. ओके, नाउ जैसे अब आप देख रहे हो ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एंड आपका जो बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एंड आपके रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एंड आपके फ्रॉग में फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट है. तो व्हाट डज इट कंक्लूड? आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? बोलिए. कैन यू जनरेट एनी आइडिया फ्रॉम दिस डाटा? फिशेस सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है. हाँ, पहले आप तुम्हारे तरफ से जाओ ना. तो यू आर क्लोजली रिलेटेड टू हुम? बर्ड्स. एंड फारली रिलेटेड टू हुम? फिशेस. बस, तो ऐसे बोला ना. आप लोग कुछ बोलोगे ना इसलिए शांत रहते. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है.
हैव यू सीन माय क्लासेस इन द स्कूल? वो वीडियोस मैं आपको भेजता हूँ, आप लोगों ने देखा है कि नहीं? उसको भी देख लो, क्योंकि वो साथ साथ टैक्सोनॉमी चल रहा है, आप लोग को स्कूल में भी मदद करेगा, जो स्कूल जाते हैं, जो घर वालों के लिए। नाउ अब बताइए, what do you see that others with रोहित, सैम एंड अभिप्सा एंड नंदिता, क्या आपने वो वीडियोस देखा है? Yes, sir. तो do you like those videos or not? Yes, sir. And why do you like those videos? आपको वीडियो क्यों अच्छा लगा वो बताइए मेरे बहुत इंटरेक्टिव होता है, मजा आता है सर। को। इंटरेक्टिव मतलब? मतलब सर आप सर पढ़ाते हैं, वो बच्चे लोग भी होते हैं सर। मैं लास्ट ईयर का 11 प्राइम कोटि का मैं देख रहा था स्टार्टिंग हाँ क्लासेस हाँ, सर। उसमें सर आप केवीपीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सर, वहाँ पे सर वो बढ़िया डिस्कशन हो रहा था। तो वही है ना, एक्चुअली बच्चे भूल जाते हैं कि मजा मेरे हंसने से नहीं आता है, मजा आपके सुंदरता से नहीं आता है, मजा इंटरेक्शन से आता है। सपोज हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, आप सब साइलेंट बैठ गए, तो उससे होता क्या है, कल से मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए, विल आई आस्क एनी क्वेश्चंस इन द क्लास? नो नो। तो अगर मैं क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगेगा ना मोनोटोनस लगेगा? मोनोटोनस। तो फिर उसके आपको बहाना मिलेगा, इधर उधर का क्लासेस देखो, किधर मैडम को देखो, किधर लड़कियों को झांको, है कि नहीं? तो मेन चीज क्या है, तो ये सब बिगिन किया आपकी गलती से कि आपने इंटरेक्ट नहीं किया। तो जब आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्लास में, धड़ से रिप्लाई करो। भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि आप सही बोलो, और अगर आप इतना ही सही होते तो पढ़ने का जरूरत ही क्या था? तो इसीलिए विद्या में कोई भी कंप्लीट नहीं होता है भगवान के सिवा। इन दिस वर्ल्ड नोबडी इज कंप्लीटली एजुकेटेड एक्सेप्ट गॉड। इवन गॉड जो बर्थ लेते हैं धरती पे, ही इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली, इज नॉट कंप्लीट इन ऑल टर्म्स। सो प्लीज इंटरैक्ट, क्योंकि जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे आप ही को मजा आएगा क्लास को बार बार देखने में। प्लस जब वो वीडियो ही इंटरेक्टिव नहीं है तो आप वो घर जाके देखोगे भी नहीं, समझ रहे हो? तो इसीलिए द लॉस बिगिंस फ्रॉम हियर, तो आपका हारना वहां से शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? तो इसलिए ट्राई टू कीप इट वेरी एग्रेसिव। चलिए, सो दिस इज द केस। तो इसलिए व्हाट इज द नीड ऑफ टैक्सोनॉमी? बिकॉज टैक्सोनॉमी ही आपको एनेबल करता है कुछ भी बोलने के लिए। whatever you need to tell, you have to tell only if you know things, है कि नहीं? Suppose does anybody in my class have chlorophyll? No, sir. नो सर। No, sir. Chlorophyll, chloroplast. नो सर, वी डोंट हैव। नहीं, sir. No, क्यों? sir. बिकॉज वी आर एनिमल्स, वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो हम ऑटोट्रॉफ्स होते। Yes. तो इसका मतलब actually your answer is not correct, but explanation is correct. ओके, आप इसीलिए एनिमल हुए कि क्लोरोप्लास्ट नहीं था, ना क्लोरोप्लास्ट मन आप एनिमल है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं है। बोलिए। हम सर हम एनिमल्स से क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसलिए मैं एनिमल। इसलिए हम Yes. So since we did not have chloroplast, we are animals because we could not make our food. So we had to depend on others for food. Okay. तो इसीलिए we were not kept in plants. Understood? इस तरह से। So systematics fills many gaps in our knowledge. Okay, there are more than 1.75 million species. ये डाटा चेंज हो गया होगा, इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा। ओके, बिकॉज ये काफी पुराने डाटा है। सो देर आर मोर देन 1.7 million species of living organisms that have been identified and classified. ओके, चलो, तो सपोज भाई इसलिए पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं है।
सो अब बिकॉज ये जो डाटा है वैरी करता है, ओके इसका सेंसस ईयर को देखकर हम लोग को लाना पड़ता है। चलिए तो अब उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, वो इकट्ठा जब नया आएगा तब पढ़ेंगे। तो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले यूज हो रहा था आर्टिफिशियल, फिर यूज हुआ नेचुरल, एंड अभी जो मोस्ट एडवांस्ड है दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम? आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ कन्वीनियंस विदाउट रिलेशन टू फाइलोजेनेसिस। भाई आपको जो अच्छा लगा उस कैरेक्टर को आपको ले लिया, अब उसका कोई रोल है, उसके टैक्सोनॉमी या नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो अच्छा लगा आपने वो फीचर ले लिया। आपने देखा कि गधा घोड़ा जैसा दिखता है तो आपने उसे स्मॉल हॉर्स बोल दिया, ओके। बट ये क्यों नहीं सोचा कि हर हॉर्स इतना स्मॉल नहीं है, तो ये इतना स्मॉल क्यों है? डिड यू कंसीडर दैट? है कि नहीं? तो आपको कन्वीनियंट लगा, हर चीज को हॉर्स बोल दिया, इसलिए जेब्रा को भी ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स बोल दिया, डॉन्की को भी स्मॉल हॉर्स बोल दिया, एटसेट्रा। ओके, बट यू कुड हैव थॉट अदरवाइज। चलिए, कैरेक्टर्स एरोनियसली प्रेजेंटेड टू इंडिकेट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जबरदस्ती ठूस के रिलेशन निकाला गया। ठीक है, जैसे ये तीनों हॉर्स हैं मान लो ऐसे, a single arbitrarily chosen criterion, okay, instead of many, okay, instead of an evolution of totality of characters। जैसे मच्छर, आप कौन कौन से मच्छर जानते हो बोलो? एड्स, एनोफिलिस, एड्स नहीं इडियट, एडीज। सॉरी सर, एडीज, एनोफिलिस, हाँ, और एडीज, एनोफिलिस, क्यूलेक्स। तो आपको ये तीन क्या हैं? ये मच्छर है कि नहीं? तो इसलिए आपने एक ही क्राइटेरिया देखा, ये खून चूसता है, ये मच्छर है, ओके। बाकी फीचर्स आपने नहीं देखा, बैठता कैसे है, लार्वा कैसा बैठता है, क्या फीडिंग क्या है, दिन में खाता है रात को खाता है, लार्वा वेजिटेरियन है कार्निवोरस है, सब चीज आप देख सकते थे। बट आपने सिर्फ क्या देखा कि वो खून चूसता है तो मच्छर है। तो समझ रहे हो? सो a single arbitrarily chosen criterion instead of an evolution of totality of characters, okay, so is this, ठीक है। This system was adopted by Pliny for animals on the basis of habitats। तो लैंड में जो रह गया वो टेरेस्ट्रियल, पानी में जो रह गया वो एक्वाटिक, ओके, सो लाइक दैट। तो इसीलिए अगेन ये क्या हो गया? वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो ऑन द बेसिस, तो लैंड में जो रह गया उसको क्या कह दिया उन्होंने? टेरेस्ट्रियल। एंड वाटर में जो रह गया उसको क्या कह दिया उन्होंने? एक्वाटिक। अंडरस्टूड? Accordingly, animals were classified on the basis of their flying capabilities into two categories। कौन कौन सा? Can fly and cannot fly। Okay, so इस तरह से। Note, the system, okay, the note is always in red, the system adopted by Linnaeus was also artificial। समझ रहे हो? तो लिनियस ने भी क्या देखा? ओके, फिक्स्ड है आपका, इसीलिए क्या प्लांट, एंड मूविंग है इसलिए एनिमल्स। इन विच प्लांट्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टेम एंड कार्पेल्स, माने उसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर केप्ट फार अपार्ट, ओके, फार अपार्ट इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। डीमेरिट्स, तो इसका डीमेरिट ही डीमेरिट है, तो क्या डीमेरिट है भैया? सो the criteria used in this system of classification, although very simple and easy to follow, are arbitrary and do not reflect any natural relationship between the organisms। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम, ओके। तो इसको हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला। उसके बाद आ जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइन। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है?
It may be defined as classification based on characters which indicate natural relationships. Okay, तो natural relationships के आधार पे इनका classification decide किया गया. The organisms of a natural systematic category agree with one another in so many because they are descendants of a common ancestor. The natural system classification is similarity. Okay, is similarity. Okay, it is better than artificial in many respects. क्यों? They are number one. It avoids. Okay, तो पूरा अंदर ले आते हैं. It avoids the heterogeneous grouping of unrelated organisms. It indicates natural relationship among organisms. It also shows evolutionary or phylogenetic relationships. It places only the actually related organisms in a group. ठीक है, तो इसलिए मन चाहा किसी को भी ग्रुप में नहीं डाल दिया, जिसमें रिश्ता था उन्हीं को डाला. ओके, चलिए, तो ये आपका है. तो इसमें आपका मॉडर्न नेचुरल क्लासिफिकेशन है जो आज के डेट में पहले होता था, पहले थोड़ा सा. सो द मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज सिंपली द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द लिनियन क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो लिनियस प्रपोज ओनली 4 कैटेगरीज. ओके, कौन कौन सा? क्लास, ऑर्डर, जेंडर एंड स्पीशीज. 2 more categories have been added to these. Okay, तो